गर्म होती है और गर्म होकर के क्या होती है, फैलती है। तो जब गर्म होकर के फैलेगा तो क्या होगा, हवा ऊपर उठेगा, तो यह क्या होता है, लो प्रेशर वहां पर बनाएगा, यानी कि हवा का जो प्रेशर होगा वह कम होगा। ठीक है। दूसरा बात, यहाँ पर हम लोगों ने चार हम लोग जगह देख रहे हैं जहां पर हाई प्रेशर का है। एक 30 और 35 डिग्री उत्तर और 30-35 डिग्री दक्षिण। दूसरा यह जो दक्षिणी ध्रुव है, और दूसरा उत्तरी ध्रुव, नॉर्थ पोल। यह चार जो पेटी है वह हाई प्रेशर की पेटी है, यानी वहां पर वायु दाब अधिक होता है। ठीक है। वायु दाब से आप लोग मतलब समझ रहे हैं? चलिए बताइए, कौन बताएगा वायु दाब क्या है? हम्म। वायु दाब का मतलब है कि जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हवा जो ऊपर से ये होता है वह एक दबाव बनाता है, यानी कि जब आप तह पर तह कोई चीज सजाते ये करते हैं तो क्या होता है, एक प्रेशर नीचे की तरफ बनेगा ना। तो उसी प्रकार हमारे वायुमंडल में इतनी दवा है और सारे सारे गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से जो पूरा का पूरा जो वायु है वह पृथ्वी के चारों तरफ घेरे हुए है। अगर गुरुत्वाकर्षण बल नहीं होता तब क्या होता, ये सारे के सारे वायु हवा में चले जाते या अंतरिक्ष में विलीन हो जाते, है ना। लेकिन पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण यह हवा पृथ्वी के आसपास चारों तरफ फैली हुई है, जिसे हम वायुमंडल कहते हैं। ठीक है। यह वायुमंडल किस कारण है, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण है। अगर आज इसका तापमान बढ़ना शुरू हो जाए तो भी यह जो वायुमंडल है वह ऊपर तक फैलता जाएगा और हो सकता है बाहर पलायन कर जाए, कई सारा जो ये है। ठीक है, क्योंकि अधिक तापमान के बाद क्या होता है, यह फैलता है। ठीक है। या गुरुत्वाकर्षण बल अगर कम कर दिया जाए तो भी जो वायुदाब है वह घटने लगेगा। तो वायुदाब का यह है कि लगभग 1013.25 मिली बार होता है, यानी पारा का जो 76 सेंटीमीटर ऊंचे स्तंभ, पारा यानी कि एक नापने वाला एक रहता है, इस प्रकार से स्केल रहता है, और वहां पर एक थैला जैसा बना हुआ होता है। ठीक है। और उसमें क्या रहता है कि पारा भरा हुआ रहता है। तो जब प्रेशर पड़ता है, इस प्रकार से जब प्रेशर पड़ेगा तो ये जो पारा है ऊपर की तरफ चढ़ता है। ठीक है। तो 76 सेंटीमीटर ऊंचे स्तंभ का जो वायु दाब है वह 1013.25 मिली बार होता है। एकदम बढ़िया से इसको याद करिए, 76 सेंटीमीटर ऊंचे स्तंभ, यानी कि यह जो वायु पारा का जो ये था बना हुआ, अब इस पर जो हवा का जो प्रेशर पड़ा, तो प्रेशर पड़ने की वजह से क्या होगा, यह पारा ऊपर की तरफ चढ़ेगा। तो अगर वह 76 सेंटीमीटर तक पहुंचता है, ये 76 सेंटीमीटर तक पारा ऊपर पहुंचा, तो इसका मतलब है 1013.25 मिली बार है। कितना, 1013.25 मिली बार। तो समुद्र तल पर, यानी समुद्र तल पे जो वायु दाब होता है वह 1013.25 मिली बार होता है। इसको आप लोग नोट करिए, एक लाइन आप लोग नोट कर सकते हैं कि समुद्र तल पर वायु दाब 1013.25 मिली बार होता है। ठीक है। अब एक चीज और से समझिए कि एक वर्ग सेंटीमीटर पर लगभग 1.053 किलोग्राम भार होता है। एक वर्ग सेंटीमीटर, यानी कि एक वर्ग सेंटीमीटर अगर हम जगह लें तो कितना होगा, 1.0 क्या था, 1.053 1.053 केजी भार होता है वन वर्ग सेंटीमीटर पर, 1 स्क्वायर सेंटीमीटर। आप अनुमान लगाइए कि आपके शरीर पर इस समय कितना वजन होगा। आप अनुमान लगा सकते हैं, इसे आप कैलकुलेट करिए। एक वर्ग सेंटीमीटर यानी आपके स्किन का एक वर्ग सेंटीमीटर का जो हिस्सा है उस पर कितना प्रेशर है, 1 पॉइंट लगभग 1 किलो, 1 किलो से ज्यादा, है ना। तो आपके पूरे शरीर का आयतन अगर देखा जाए तो काफी ज्यादा होगा, है ना। वो जितना लंबा हेल्दी और ये रहेंगे तो उतना ज्यादा उनका आयतन होगा।
तो लगभग अमूमन यह कई 100 सेंटीमीटर या कई 1000 सेंटीमीटर के आसपास होगा। आप समझिए कि आपके शरीर पर कई टन के बराबर भार है, कई टन के बराबर, समझ रहे हैं। तो यही वजह है, तो सवाल है कि इतना टन जो भार है हम कैसे वहन करते हैं। या ऐसे वहन करते हैं कि अब जैसे यह एक कील हम खड़ा कर दें और एक प्रेशर हम इधर से डालें और दूसरा इधर से डालें, इधर से हम 1 kg का भार डालें और इधर से भी 1 kg का भार डालें, तो क्या रहेगा, बीच में यह खड़ा रहेगा। लेकिन जैसे ही अगर कम बेसी हुआ, अब मान लीजिए 1 kg की जगह पर यहाँ पर से 1.5 kg भार होने लगेगा और इधर से 1 kg का भार रहेगा, तो क्या होगा, यह इधर की ओर झुकने लगेगा। ठीक है, तो हमारा जो शरीर का जो प्रेशर है अंदर से वह भी इतना ही है, 1.053 kg। प्रकृति सारी चीजों को सोच समझ करके बनाती है ना। तो जितना प्रेशर वायुमंडल हम पर डाल रहा है उतना ही प्रेशर अंदर से हमारा शरीर अंदर से बाहर की तरफ डाल रहा है। यही वजह है कि हमारा जो शरीर है वह मेंटेन रहता है। लेकिन जैसे जैसे हम धरातल से ऊपर की तरफ उठते हैं तो क्या होता है, यह जो दाब है, वायु दाब, वह घटने लगता है ना। यही वजह है कि जब आप अधिक पहाड़ पर, अधिक ऊंचाई पर पहुंचते हैं तो क्या होता है, आपके नाक से, कान से और आंख से, जहां जहां कमजोर जगह है वहां पर से ब्लड आने लगता है। क्योंकि अंदर का जो प्रेशर है वो तो बाहर की तरफ पुश कर रहा है, लेकिन बाहर का जो प्रेशर है वह कमता जा रहा है। आपको सीधे अंतरिक्ष में फेंक दिया जाए तो क्या होगा, विस्फोट कर जाएगा, फट जाएगा वो। ठीक है, वो मर जाएगा, वो बच ही नहीं सकता, टुकड़े टुकड़े में विखंडित हो जाएगा। क्योंकि अंदर का जो प्रेशर है वो इतना ज्यादा प्रेशर, बाहर कोई प्रेशर नहीं, तो क्या हो जाएगा, वो फैल जाएगा, फूल जाएगा और फट जाएगा वो। ठीक है, तो ये चीजें होगी। तो यह 1.053 प्रति वर्ग सेंटीमीटर स्क्वायर वायु का दाब होता है। ठीक है, और समुद्र तल पर जो वायु दाब है वह कितना है, 1013.25 मिलीबार होता है। यहां तक क्लियर है। अब देखिए, मैंने बताया कि विषुवत रेखीय क्षेत्र में क्या होता है, क्योंकि सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती है, सीधी पड़ती है, तो इस वजह से यहाँ पर गर्म होकर के क्या होता है, हवाएं फैलती है। तो अमूमन जो समुद्र तल पर जो वायु दाब है 1013.25 होना चाहिए, वह वहां पर कम होता है। तो जब वह कम होगा तो क्या होगा, हवाएं जो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ बढ़ चलने लगेगी। तो हम आगे चर्चा करेंगे सनातनी पवनों पर कि उसी आधार पर चलता है। देखिए, जहां पर भी हवा चलता है, हवाएं आखिर में चलती क्यों है, आप इसको भी समझिए। हम कहीं पर बैठे हुए होते हैं या कहीं पर हम ये कर रहे होते हैं, लेकिन देख रहे हैं कि हमें हवा आकर के हमसे टकरा रही है या हवा चल रही है। हवा क्यों चलता है, हवा इसलिए चलता है कि जहां पर एक जगह है जहां पर हाई प्रेशर है, दूसरा जगह लो प्रेशर। अब जैसे देखिए, एक क्षेत्र ये है ना, यहाँ पर ए एरिया लो प्रेशर का बेल्ट बने, यानी कि यहाँ पर लो प्रेशर हो और यहाँ पर हाई प्रेशर हो। ठीक है, ठीक है, तो क्या होगा, हवा किधर से किधर चलेगा, हवा इधर से इधर चलना शुरू कर देगा। चक्रवात जो हम आगे आपको बताएंगे कल की क्लास में कि साइक्लोन कैसे उठता है और किस प्रकार से वह प्रभावित करता है, तो साइक्लोन के पीछे भी यही सारा चीज है, हमको समझना पड़ेगा। ठीक है, इसलिए इसको भी समझिए। हवाएं इसीलिए चलती है कि हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर हवाएं चलती है। एक जगह पर हाई प्रेशर, दूसरी जगह पर लो प्रेशर। अब जैसे पानी है, मान लीजिए कि पानी एक जगह पर ज्यादा ऊंचा रहेगा, दूसरी जगह पर कम ये रहेगा, और अगर उसको आप मिला देते हैं तो क्या होता है, वह तब तक पानी हाई जो अधिक ऊंचाई वाला है वो तब तक इस तरफ आता रहेगा जब तक कि दोनों का लेवल बराबर नहीं हो जाएगा। ठीक है, तो ये हवा का गति जो होता है वो करता है। ठीक है, तो यह जो क्षेत्र है यहाँ पर, जैसा कि मैंने बताया कि यहाँ से गर्म होकर के हवाएं ऊपर की तरफ उठी, काफी ऊपर, और ऊपर ही ऊपर वह दो भागों में डिवाइड हो जाती है। ठीक है, और एक 30 और 35 डिग्री तक जाते जाते वो क्या होता है, ठंडा होकर के वह बैठने लगती है। ठीक है, जब वह बैठने लगती है तो वह क्षेत्र हाई प्रेशर का बेल्ट बन जाता है, यानी कि अमूमन 1013.25 मिलीबार होता है सामान्य जगह पर।
लेकिन वहां पर जाकर के यह जो वायु दाब है वो ज्यादा हो जाता है, क्योंकि यह हवा जो यहाँ से चली वहां पर बैठ रही है, समझ रहे हैं। तो इस वजह से वहां पर वायु दाब ज्यादा होता है। तो इसीलिए यह हाई प्रेशर, यानी कि यहाँ हवा का जो दाब है वह ज्यादा रहेगा, ठीक है। इसी प्रकार से दक्षिण में भी हाई प्रेशर, यह भी हवा का दाब ज्यादा होता है, ठीक है। वायुदाब से संबंधित समझ गए कि हाई प्रेशर का बेल्ट कहां पर ज्यादा रहेगा। इसी प्रकार से ये वाला जो क्षेत्र है, यहाँ ठंडा रहेगा, तो ठंडा में क्या होता है, वायु का जो कण होते हैं एक दूसरे से ज्यादा संघनित रहते हैं, इस वजह से वह यानी कि वह ज्यादा ये रहेगा, घना रहेगा, इस वजह से वहां पर हाई प्रेशर का बेल्ट रहता है। तो ठंडे के समय में हमारे यहाँ भी आप देखेंगे कि ठंडा में हमारे यहाँ वायुदाब अधिक होता है, गर्मी में वायुदाब कम होता है, ठीक है। यही वजह है कि हमारे यहाँ गर्मी में लो प्रेशर का बेल्ट, की हवा सूर्य यहाँ पर हमारे यहाँ लंबा चमक रही होती है, ये लो प्रेशर का बेल्ट बन जाता है, तभी समुद्र से जो हाई प्रेशर का बेल्ट है उधर से हवाएं हमारी तरफ आती है और अपने साथ वह मानसूनी हवाएं लेकर के आती है और बारिश करती है, ठीक है। तो हवा जो है वायु दाब पर ही निर्भर करता है कि किस दिशा से किस दिशा की ओर चलेगी, ठीक है। इसलिए वायु दाब को समझना बहुत ही जरूरी था। दूसरे बच्चे का जो सवाल था वह था कि हॉर्स लैटिट्यूड मैंने जैसे बताया था कि 30 से 35 डिग्री उत्तर और 30 से 35 डिग्री दक्षिण अक्षांश वाले जो क्षेत्र हैं, यहाँ पर मैंने बताया कि यह जो हवा यहाँ से उठा और यहाँ पर जाकर के बैठता है यह, तो ऐसी स्थिति में अरबियन कंट्री के लोग जब व्यापार करते थे और अपने नाव पर घोड़ों को लेकर के जाते थे व्यापार करने के लिए, तो जब यहाँ पर से गुजर रहे होते थे तो वहां पर चूंकि वायु दाब अधिक रहता था, तो वायु दाब अधिक होने की वजह से उनकी जो नाव है वह डूबने लगती थी, ठीक है। और इस वजह से कुछ घोड़ों को उठा करके वह समुद्र में फेंक देते थे, इसीलिए इसका नाम पड़ गया हॉर्स लैटिट्यूड या अश्व अक्षांश। तो आपसे सवाल करेगा कि हॉर्स लैटिट्यूड किस अक्षांश को कहते हैं, तो 30 डिग्री और 35 डिग्री अक्षांश का बीच वाला जो क्षेत्र है वह हॉर्स लैटिट्यूड के नाम से जाना जाता है या हाई प्रेशर का बेल्ट होता है, ठीक है। क्लियर है। चलिए अब हम देखते हैं पवने, सनातनी पवने। पवने कई प्रकार के होगा। हाँ बताओ। वहां पर बारिश नहीं, वहां पर बारिश नहीं होती है। गुजर रहा होता है कहां से, अरब यानी उसी एरिया से, थार से होकर के ही आती है, वो जाकर के हिमालय के पास टकराती है, वहां वर्षा करती है, लेकिन वहां पर नहीं करती है। क्यों? क्योंकि जब अब मान लो कि कोई पर्वत है, ठीक है, अब यहाँ से हवाएं अगर चले तो यह क्या होता है कि ऊपर की ओर पर्वत के सहारे ऊपर की तरफ चलता है, ठीक है। अब यहाँ पर जो तापमान है मान के चलो कि 20 डिग्री सेल्सियस तापमान है और इसके पास आर्द्रता जो है वह मान के चलो कि 40% आर्द्रता है, ठीक है। मैंने पिछली कक्षा में बताया था आप लोगों को कि आर्द्रता जो है वह तापमान पर निर्भर करता है। जितना तापमान रहेगा तो आर्द्रता को वहन करने की क्षमता, आर्द्रता को ढोने की क्षमता उतना ही ज्यादा रहेगा। तो अगर 20 डिग्री सेल्सियस तापमान में जितना आर्द्रता वह वहन कर सकता था उसका अगर 40% आर्द्रता उसमें है तो हम कहते हैं कि सापेक्ष आर्द्रता उसका कितना है, 40% है, ठीक है। अब यही सापेक्ष आर्द्रता बढ़ता जाएगा अगर हम तापमान घटा दें। अब सपोज करो कि हम इसको ऊपर ले जाते हैं तो 165 मीटर की ऊंचाई पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान घट गया, कितना हो गया, 19 डिग्री सेल्सियस। और ऊपर ले गए 18 डिग्री सेल्सियस, तब 1 डिग्री सेल्सियस और घटा तो 18 डिग्री हो गया। ऐसे करते करते एक समय ऐसा आएगा जब आर्द्रता जो है वहां पर 100% हो जाएगा, यानी कि आर्द्रता अब उससे ज्यादा वहन करने की क्षमता नहीं होगी। यानी कि अभी इस रूम में जितनी आर्द्रता है अगर इसका हम तापमान घटा दे तो आर्द्रता का जो प्रतिशत है वो क्या होगा, बढ़ जाएगा। अब मान के चलो कि यहाँ का तापमान 20 डिग्री सेल्सियस तापमान, ठीक है। अब 20 डिग्री सेल्सियस तापमान में क्या होता है कि यहाँ की जो सापेक्षिक आर्द्रता 40 या 50% है। अब तापमान हम घटाना शुरू किए, तापमान जैसे जैसे घटाएंगे तो क्या होगा, सापेक्षिक आर्द्रता बढ़ने लगेगा। बढ़ते बढ़ते जब 100% पर आ जाएगा तो क्या होगा कि
वायुमंडल में आर्द्रता बहुत बढ़ जाएगी। अब यहाँ पर सूखेगा नहीं, आप यहाँ पर कपड़ा पसारोगे तो कपड़ा नहीं सूखेगा, क्योंकि वायु को आर्द्रता ग्रहण करने की क्षमता ही नहीं है। जितना वो वहन कर सकता था, यानी जितना वाष्प को ढो सकता था, उतना ऑलरेडी उसके पास है। अब और तापमान अगर कम करेंगे तो क्या होगा, वह बिंदु बिंदु के रूप में कहीं कहीं पर चिपकने लगेगा, दीवार पर या अन्य जगहों पर वह संघनित होने लगेगा, छोटे छोटे बूंद दिखाई पड़ने लगेंगे। तो जो आपको ठंड में आपको जो ओस दिखाई पड़ता है, ओस दिखाई का कारण क्या होता है, ओस यही होता है। जब रेडिएशन होता है तो क्या होता है कि वायु में जितनी आर्द्रता थी, ठीक है, अब रात में क्या हुआ कि खुला आसमान है, साफ आसमान है, अब जो जितना उष्मा था पृथ्वी पर, वह उष्मा या उस जगह पर, तो वह उष्मा क्या हो गया, रेडिएट कर गया, वह परावर्तित हो गया या बाहर निकल गया, ठीक है। अब इसी स्थिति में क्या होगा कि जो वहां का तापमान तो घट गया, तो जो वायुमंडल में जो आर्द्रता था वह क्या होगा, संघनन होने लगेगा, वह पेड़ पौधे फूल पत्ती सब पर क्या होगा, छोटे 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 बिंदु के रूप में वह जमने लगेंगे, और इस प्रकार से वह संघनित हो जाएगा, बारिश या ओस के बूंद बन जाएंगे। एक उदाहरण आप अपने आसपास लीजिए, जैसे आप फ्रिज से एक बोतल पानी निकालते हैं, ठीक है, प्लास्टिक का, ठीक है, अब उसमें देखते हैं कि बाहर से आप बिल्कुल पोछा हुआ है, बढ़िया साफ सुथरा करके आपने रख दिया उसको, लेकिन जैसे ही रखते हैं तो आप देखते हैं कि उसके आसपास छोटे 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 बिंदु पानी के कण जम जाते हैं। आपका इवन की जो जहां पर आप रखे हुए होते हैं वहां पर भी पानी चूने लगता है, ठीक है, ऐसा होता है कि नहीं होता है। तो वो पानी कहाँ से आता है, प्लास्टिक से अंदर स्टोरेज करके आया नहीं, तो पानी आया कहाँ से, तो वो आया वायुमंडल से। यानी वायुमंडल की जो आर्द्रता है, तो वायुमंडल की जो हवा है वो जब उसके संपर्क में आया, उस बोतल के संपर्क में, तो वह संघनित हो गया, और वहां उसकी जो उसमें जो आर्द्रता था वो संघनित होकर के पानी के बूंद के रूप में वहां पर परिवर्तित हो गया, ठीक है। तो यही होता है कि जब बर्ष हवाएं ऊपर की तरफ चलती हैं तो क्या होता है, यह तापमान घटता जाता है और यह संघनित होने लगता है, और तब यह बारिश के रूप में यहाँ पर नीचे वर्षा कर देती है। इसे हम कहते हैं पर्वतीय वर्षा। इसी प्रकार से जहां संवहनीय धाराएं चलेगी, यानी हवा ऊपर की ओर उठेगी, है ना, और ऊपर से ठंडी हवा नीचे आएगी, जब यह स्थिति चलेगा कि नीचे से हवा ऊपर की तरफ चलेगी, तो उसी स्थिति में वहां पर वह वर्षा करेगा, संवहनीय वर्षा। तो संवहनीय वर्षा, हमारे यहाँ संवहनीय वर्षा नहीं होता है, भारत में संवहनीय वर्षा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि हमारे यहाँ हवाएं चलती है। हमारे यहाँ क्या होता है, अब मान लो कि यहाँ पर लो प्रेशर का बेल्ट है, ये वाला एरिया, और यहाँ पर हाई प्रेशर का बेल्ट है। अब हवा जो है इधर से इधर चल रहा है, हवा गर्म होकर ऊपर उठेगा, तब न जा करके वहां पर आर्द्रता बनेगा और ये नीचे की तरफ चलेगा। हाँ, तो हमारे यहाँ अब पता चलता है कि आर्द्रता बहुत है वायुमंडल में, लेकिन बारिश नहीं हो रही है। क्यों, क्योंकि हमारे यहाँ हवाएं तो इधर से उधर छितराते रहते हैं, इधर से इधर चल रहा है, उधर से उधर चल रहा है, नीचे नीचे चल रहा है, यह ऊपर की तरफ नहीं उठती। यह विशेषता किसकी है, यह विशेषता विषुवत रेखीय प्रदेशों की है, जहां पर हवाएं गर्म होकर के ऊपर उठती है, और जब गर्म होकर ऊपर उठती है तो यह विधि जो यहाँ पर्वत के सहारे ऊपर उठ करके हुआ, वह सिंपल रूप में होता है। यहाँ पर जिसे हवा यहाँ पर था, हवा गर्म होकर के यहाँ पहुंचा और ऊपर पहुंचा, अब जिसे से ऊपर जाएगा तो तापमान घटता जाएगा और यह संघनित होगा, संघनित होकर के नीचे वर्षा शुरू कर देगा। तो इसलिए संवहनीय जो वर्षा है वह भूमध्य रेखीय या भूमध्य प्रदेश की विशेषता, भूमध्य रेखीय प्रदेश की विशेषता है, ठीक है। कोई दिक्कत, समझ गई। वायु दाब पेटी, हाँ, वायु दाब पेटी तो आप लोग समझ गए। अब वायु दाब पेटी के साथ में जो हवाएं हैं वह कैसे कैसे मूव करती है, आप इसको समझिए। जैसा कि मैंने पहले बताया आपको कि हाई प्रेशर से किधर चलता है, लो प्रेशर की ओर हवा चलती है, ठीक है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर हवा चलेगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, ये लो प्रेशर, ये हाई प्रेशर, ठीक है। अब यहां से हवा इधर चलना चाहिए, ऐसे सीधे चलना चाहिए, लेकिन यहाँ पर एक नियम है, फेरल लॉ। दरअसल एक कोरियालिस बल के कारण ये चीज होता है कि उत्तरी गोलार्ध में जो हवाएं हैं
वह दाईं ओर, उत्तरी गोलार्ध में किधर मुड़ जाता है, दाईं ओर, उत्तरी गोलार्ध में दाईं ओर, और दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर यह मुड़ जाती है। ठीक है, यानी उत्तरी गोलार्ध में जो हवाएं हैं वह किधर मुड़ जाएगा, दाईं ओर, और दक्षिणी गोलार्ध में किधर मुड़ जाएगा, बाईं ओर। यह किस कारण होता है, यह फेरल के नियम के कारण होता है। किस कारण, फेरल का नियम, फेरल का नियम, फेरल्स लॉ इसे बोलते हैं। ठीक है, इसे सबसे पहले चूंकि फेरल ने पता लगाया था, इसीलिए इसे फेरल का नियम कहा जाता है। लेकिन यह जो मुड़ने की घटना है यह किस कारण होती है, तो कोरियालिस बल के कारण होती है। एकदम बढ़िया से याद रखिएगा, इसको कंफ्यूज नहीं होना है। यह जो बल है, जो फोर्स है, जिसके कारण हवा, समुद्री धारा, इवन कि आप मिसाइल भी, अगर लंबी दूरी का आप मिसाइल अगर आप दागते हैं उत्तरी गोलार्ध में, तो क्या होगा, वह दाईं ओर मुड़ जाएगा, और दक्षिणी गोलार्ध में जब हम दागेंगे तो वह बाईं ओर मुड़ जाएगा। तो यह बल पृथ्वी के घूर्णन के कारण यह होता है। तो यह जो बल है यह कोरियालिस बल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और चूंकि फेरल ने इसे पता लगाया था, इसलिए इसे फेरल का नियम कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा कि उत्तरी गोलार्ध में जब हवाएं इस तरफ से चलेगी, तो जैसा कि मैंने बताया कि इधर किधर मुड़ जाएगा, दाईं ओर मुड़ जाएगा, यानी कि इसकी जो दिशा है वह कैसे हो जाएगी, ऐसे हो जाएगी, इस प्रकार से हो जाएगी। ये तो समझ गए कि हवा किधर से किधर चलेगा, हाई प्रेशर से लो प्रेशर, यानी ये हाई प्रेशर, लो प्रेशर, तो इधर से हवा इधर की ओर चलेगा। इसी प्रकार से दक्षिणी गोलार्ध में, लेकिन ये मुड़ जाएगा किसी कारण, ये कोरियालिस बल के कारण मुड़ जाएगा या फेरल के नियम के कारण यह मुड़ जाएगा। इसी प्रकार से दक्षिणी गोलार्ध में हवाएं किधर मुड़ जाएगी, बाईं ओर मुड़ जाएगी, यानी हवा का जो दिशा है किधर हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। ये जो दिशा है वह ऐसे मूव कर जाएगा। ठीक है, अब इसकी दिशा क्या हो गई, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर हो गया। ठीक है, इधर क्या हो गया, दक्षिण पूर्व से दक्षिण उत्तर पश्चिम की ओर हो गया, यानी पूर्व से हवा चल रहा है, इसीलिए इसे पूर्वा पवन कहते हैं। कौन सा पवन कहते हैं, पूर्वा पवने कहते हैं, पूर्वा पवने। क्लियर है, यानी पूर्वा पवने कहां से कहां तक चलती है, तो 30 डिग्री 35 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, 30 डिग्री 35 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 0 डिग्री के बीच चला करती है। इसको समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि पूरे दुनिया में जो जलवायु है वह यही निर्धारित करता है। भारत का भी जो मानसून है वह कैसे प्रभावित करता है, ये सारी चीजों को हम लोग इसको समझेंगे। इसलिए ये जो हवा की दिशा है, प्रचलित पवने, इसे बहुत अच्छा से आप समझिए। ठीक है, अब यहाँ पर जो पूर्वा पवने है इसके बारे में एक चीज और जान जाइए। क्योंकि अरबियन लोग हमारे यहाँ व्यापार करते थे, और जैसा कि मैंने पहले बताया आपको कि पहले तो जो नाव थे तो मशीन तो हुआ नहीं करता था, क्या होता था, पाल हुआ करता था। देखिए कपड़ा कैसे करके रहता था किया हुआ। तो हवा की दिशा, चूंकि प्रचलित पवने, ये जो पूर्वा पवने हैं वह वहां पर चला करती थी, तो क्या करता था कि पाल को ऐसे करके पूर्व पश्चिम की ओर उसको फैला देता था, उत्तर दक्षिण की ओर, सॉरी उत्तर दक्षिण को फैला देता था। तो जो पूर्व से हवाएं चलती थी तो उसको क्या करता था, उसको धक्का देता था और वह आगे की तरफ बढ़ता चलता था। और इस प्रकार से अरबियन लोग हमारे यहाँ पहुंच जाते थे व्यापार करने के लिए, भारत वगैरह पहुंचते थे। ठीक है, इसीलिए यह चूंकि व्यापार में मददगार होता था, इसीलिए इसका नाम पड़ गया व्यापारिक पवने। ठीक है, एकदम नहीं भूलना इसे, व्यापारिक पवने, व्यापारिक पवने, यानी व्यापारिक पवने किसे कहते हैं, तो पूर्वा पवने जो 30 डिग्री 35 डिग्री उत्तरी अक्षांश डिग्री के बीच जो हवाएं चलती है वह व्यापारिक पवनों के नाम से जानी जाती है। ठीक है, इसी प्रकार से ये हवाएं उत्तर की तरफ भी चलती है और यहाँ से दक्षिण की तरफ भी चलेगी। तो यहाँ पर हवाएं क्या होगा, इसी नियम का पालन करते हुए दाईं ओर मुड़ेगा, यानी इसकी जो दिशा है कैसा होगा, ऐसा हो जाएगा, इस प्रकार से हो जाएगा। और यहाँ पर दिशा कैसा हो जाएगा, यह दिशा ऐसे हो जाएगा, यानी इसका दिशा क्या हो गया, पछुआ पवने हो गया। ये क्या हो गया, पछुआ पवने,
पछुआ पवने। ठीक है, तो 30 डिग्री 35 और 60 डिग्री 65 डिग्री के बीच में कौन सी पवनी चलती है? पछुआ पवनी चलती है। और इसी प्रकार से यहाँ पर भी हाई प्रेशर वाला जो एरिया है, यहाँ से हवाएं लो प्रेशर की ओर चलेगी और यह भी पूर्वा पवनी के नाम से जाना जाता है ना। ये भी हो गया दक्षिण का पूर्वा पवनी। इस पर आप लोग काम करके रखिएगा। नेक्स्ट क्लास में इसको फिर हम लोग एक्सप्लेन करेंगे किस चीज को। तब तक आप कोशिश करिए कि इसको बढ़िया सर एक समझिएगा। क्वेश्चन है। हाँ हाँ, पूछो। और किसी का कोई क्वेश्चन है? इतना बढ़िया समझ गए आप लोग? ठीक है, तो किसी का कोई सवाल नहीं है तो क्लास अब ये करते हैं, हम लोग विराम लेते हैं। ठीक है, चलिए, तो हम लोग फिर नेक्स्ट क्लास में बाकी इन सारी चीजों पर चर्चा करेंगे। आप लोग का होमवर्क रहा कि इसको आप बढ़िया से पढ़ लीजिएगा। इसका हमको लगता है कि पीडीएफ फाइल आपको भेजा जा चुका है। पीडीएफ फाइल 2 बार 3 बार उसको पढ़िए, समझिए। ठीक है, और हाँ, पीडीएफ फाइल भेज दिए हैं, पीडीएफ फाइल आप पे डाला हुआ है और उसको बढ़िया से आप लोग 2 बार 3 बार करके पढ़ लीजिएगा। ठीक है, और जहां समझ में नहीं आएगा तो फिर मेरा मोबाइल नंबर या जो ग्रुप है उसमें आप सीधे आप क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन जब भी आप इससे जुड़ा हुआ अन टीचर से भी जिनको कोई सवाल रहेगा तो आप ग्रुप में डाल करके आप सवाल कर सकते हैं। चलिए, ठीक है, ओके, धन्यवाद।